सुप्रभात छात्रों। आज मैं आप सबका कक्षा 12वीं में हार्दिक स्वागत करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सब की अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छे अंक लेकर आपका, आपके माता पिता का और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। आशा है आप पूरी मेहनत करके इस वर्ष अपने लिए कुछ हासिल करेंगे। तो आइए छात्रों, आज हम आपके आरोह भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसकी एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ मैं। नमस्कार, मैं किरण। छात्रों, उड़ती हुई पतंग सभी को अच्छी लगती है। उड़ती हुई पतंग को देखकर बार बार मन करता है कि काश हम भी उसकी तरह ऊंचाइयों को छूते, हम भी आसमान में उड़ती हुई पतंग की तरह स्वच्छंद होकर विचरण करते। प्रस्तुत कविता में कवि ने शरद ऋतु के आगमन के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अनेक बिंबों के माध्यम से वर्णन किया है। कवि ने बाल कहा है कि पतंग बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रतीक है। कवि कहते हैं, पतंग बच्चों का रंग बिरंगा सपना है जिसे वे साकार करना चाहते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। पतंग उड़ाना हर बच्चे का सपना होता है और कवि ने इस कविता के माध्यम से ऋतु परिवर्तन का और बच्चों की उमंगों का, उत्साह का, उनका गिरकर भय पर विजय पाने का वर्णन किया है। हम काव्यांश का पहला अंश ले रहे हैं। छात्रों, कविता इस तरह है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो ये रहा आपकी कविता का प्रथम अंश। छात्रों, एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी कविता आपकी 12वीं में जिसे आप पढ़ने जा रहे हो, उससे 3 तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला होगा अर्थबोध के आधार पर काव्यांश दिया जाएगा। दूसरा होगा काव्यांश जो शिल्प सौंदर्य या सौंदर्य बोध पर आधारित होता है। और तीसरा प्रश्न होगा आपके लिए विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। इसीलिए जब भी हम कविता पढ़ते हैं, काव्यांश को बार बार पढ़ना चाहिए। पढ़कर उससे जो अर्थ इंगित होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम अंश का भावार्थ लेते हैं। कवि ने प्रस्तुत अंश में कहा है कि सबसे तेज बौछारें गई, बौछारों का मतलब वर्षा, वर्षा थम गई है, भादों का महीना बीत गया है, सवेरा हुआ है, अर्थात एक नए ऋतु ने दस्तक दी है, एक नई ऋतु आ गई है। कवि कहते हैं कि इस ऋतु का सवेरा इतना अद्भुत है कि चारों तरफ लालिमा छाई हुई है और आसमान सवेरा ऐसे प्रतीत होता है मानो खरगोश की लाल लाल आँखों जैसा। फिर कवि ने ऋतु परिवर्तन का वर्णन बड़े ही अद्भुत ढंग से किया है। कवि कहते हैं, नई ऋतु, शरद ऋतु मानो एक नन्हा सा बालक है जो अपने
पुलों से पार करते हुए, दौड़ लगाते हुए, चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए, चमकीले इशारों से दोस्तों को बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और वह भी पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अर्थात शरद ऋतु के आगमन में आसमान निरभ्र हो गया है, स्वच्छ हो गया है, नमी छट गई है और आसमान पतंग उड़ाने लायक हो गया है। बच्चे जो इतने दिन घरों तक सीमित थे, अब बाहर निकल रहे हैं और चारों तरफ तितलियों की समाह बंधी हुई है और खुशियां हैं, बच्चों की किलकारियों से झूम उठती है। अब आइए हम शिल्प सौंदर्य यानी काव्य सौंदर्य पर ध्यान देते हैं। हमारी कविता थी सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। कविता में कवि ने बिंबों का आधार लिया है। बिंब यानी छात्रों, जब भी हम कोई कविता की पंक्ति पढ़ते हैं तो उस पंक्ति को पढ़ते ही हमारे आँखों के सामने या तो वह दृश्य साकार हो जाता है या फिर उस दृश्य से जुड़ी बातें हमारे कानों में मानो सुनाई देती है। इस कविता में कवि ने दो बिंबों का प्रयोग किया है। एक है श्रव्य बिंब, दूसरा है दृश्य बिंब। श्रव्य बिंब का मतलब सुनाई देने वाला। घंटी ज़ोर से बजाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से में हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो बालक आ रहा है, साइकिल चलाते हुए घंटी बजा रहा है। तो यहाँ पर श्रव्य बिंब है। अब आइए दृश्य बिंब। दृश्य से जैसे कि पता चलता है, हमें आँखों के सामने वह चित्र नज़र आता है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, लालिमा युक्त आसमान आ जाता है। शरद आया पुलों को पार करता हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाता हुआ, साइकिल तेज़ चलाते हुए, इशारों से बुलाते हुए। इस तरह से इस कविता में कवि मानो हर पंक्ति में एक बिंब साकार हो उठा है। अब अगला है अलंकार। कवि ने यहाँ पर अलंकारों की भी तुलना, अलंकारों का प्रयोग किया है। आप आशा है आपने 10वीं कक्षा तक अलंकार सीख लिए हैं। फिर भी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की। जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। गौर से देखिए, ग वर्ण को मैंने चिन्हित किया है और दो बार वह इस पंक्ति में आया है, इसीलिए ग वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार। दूसरे पंक्ति में भी प वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। एक और अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कवि कहते हैं कि जहाँ पर एक ही वर्ण, एक ही शब्द बार बार आता है, युग्म जैसे पास पास नज़र आता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और उदाहरण में मैंने ज़ोर ज़ोर को चिन्हित किया है, अर्थात इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आइए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब है तुलना करना। कवि ने खास करके यहाँ पर खरगोश की आँखों की तुलना की है। कवि कहते हैं खरगोश की आँखें आँखों जैसा लाल सवेरा है। खरगोश की आँखें लाल है, सवेरा भी लाल है, इसीलिए उपमा अलंकार है। अब एक नए अलंकार का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है, यह है मानवीकरण। अंग्रेजी में इसे आपने पर्सोनिफिकेशन के रूप में सीखा होगा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है प्रकृति के किसी भी चीज़ों को मानव सा व्यवहार करना। शरद यहाँ पर ऋतु है, अमूर्त वस्तु है और इसे
एक बच्चे की तरह चित्रित किया है, जो पुलों को पार करते हुए आ रहा है, साइकिल चलाते हुए आ रहा है, घंटी बजाते आ रहा है, चमकीले इशारों से बुला रहा है। इसीलिए इन चारों पंक्तियों में आपके लिए मानवीकरण अलंकार है। छात्रों, आशा करती हूँ आपको यह अंश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं कोई शंका हो तो कृपया व्हाट्सएप पर संपर्क करें। यहाँ मैंने आपके लिए 2 प्रश्न कक्षा कार्य के अंतर्गत दिए हैं और 3 गृह कार्य के रूप में दिए हैं। कृपया इन्हें अपने नोटबुक्स में कक्षा कार्य के लिए एक नोटबुक रखिए और गृह कार्य के लिए एक नोटबुक अलग से रख लीजिए, और जो कार्य जहाँ दिया जाता है उसे उसमें पूरा करना है। आशा करती हूँ कि आप सब सहयोग देंगे। छात्रों, मैं आपके लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी भी लेकर आई हूँ हमारे देश की ऋतुओं के बारे में। अभी आपने शरद ऋतु के बारे में पढ़ा है। मैंने यहाँ पर वसंत, ग्रीष्म, वर्ष, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु के बारे में बताया है कि ये हमारी भारत की ऋतुएं हैं और कौन से महीने में पड़ती हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी में भी उसके समान मैंने आपको दिया है। छात्रों, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम हर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपको ज़रूर आते होंगे, क्योंकि हमने जिस अंश को पढ़ा है उसी से जुड़े हुए हैं। आशा करती हूँ इन अतिरिक्त प्रश्नों का अभ्यास भी अपने गृह कार्य के नोटबुक में ही पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।